नमस्कार। स्वागत है आपका कथा कल्प में। आज की कहानी है वारिस। लेखक है मोहन राकेश और स्वर है प्रवीण दीक्षित का। घड़ी में 3 बजते ही सीढ़ियों पर लाठी की खटखट होने लगती और मास्टर जी अपने गेरुआ बाने में ऊपर आते दिखाई देते। खटखट आवाज सुनते ही हम भागकर बैठक में पहुंच जाते और अपनी कॉपियां और किताबें ठीक करते हुए ड्योढ़ी की तरफ देखने लगते। घड़ी 3 बजा न चुकी होती तो उनके ऊपर पहुंचते पहुंचते बजा देती। मैं बहन के कान के पास मुंह ले जाकर कहता, 1 2 3, और मास्टर जी बैठक में पहुंच जाते। अगर घड़ी उनके यहाँ पहुंचने से 2-3 मिनट पहले 3 बजा चुकी होती तो वे उस पर शिकायत की नजर डालते, भर कर रखे हुए गिलास से 2 घूंट पानी पीते और पढ़ाने बैठ जाते। मगर बैठकर भी 2-1 बार उनकी नजर ऊपर हमारी दीवार घड़ी की तरफ उठती और फिर अपने हाथ पर लगी हुई बड़े गोल डायल की पुरानी पीली सी घड़ी पर पड़ती और वे या तत की आवाज से अपना असंतोष प्रकट करते, जाने अपने प्रति, अपनी घड़ी के प्रति या हमारी घड़ी के प्रति। हमें मैट्रिक की परीक्षा देनी थी और वे हमें पढ़ाने के लिए आते थे। बहन मुझसे 1 साल बड़ी थी, मगर उसने उसी साल ABC से अंग्रेजी सीखी थी। मैं भी अंग्रेजी इतनी ही जानता था कि बिना हिचकिचाहट के वंडरफुल के ये हिज्जे बता देता था। WANDORFULL, वंडरफुल। मास्टर जी कविता बहुत उत्साह के साथ पढ़ाते थे। वे टेनिसन, ब्राउनिंग और स्कॉट की पंक्तियों की व्याख्या करते हुए जैसे कहीं और ही पहुंच जाते थे। उनकी आंखें चमकने लगती थीं और दोनों हाथ हिलने लगते थे। भाषा उनके मुंह से ऐसी निकलती थी जैसे खुद कविता कर रहे हों। मुझे कई बार कविता की पंक्ति तो समझ में आ जाती थी, उनकी व्याख्या समझ में नहीं आती थी। मैं मेज के नीचे से बहन के टखनों पर ठोकर मारने लगता। ऊपर से चेहरा गंभीर बनाए रहता। ठोकर मारना इसलिए जरूरी था कि अगर मैं उसे ध्यान से पढ़ने देता तो वह बीच में मास्टर जी से कोई सवाल पूछ लेती थी, जिससे जाहिर होता था कि बात उसकी समझ में आ रही है और इस तरह अपनी हतक होती रहती। कविता पढ़कर मास्टर जी हमसे अनुवाद कराते। अनुवाद के पैसेज वे किसी किताब में से नहीं देते थे, जुबानी लिखाते थे। उनमें कई बड़े बड़े शब्द होते जो अपनी समझ में नहीं आते थे। वे लिखाते, भावना जीवन की हरियाली है, भावना विहीन जीवन एक मरुस्थल है जहां कोई अंकुर नहीं फूटता। हम पहले उनसे भावना की अंग्रेजी पूछते, फिर अनुवाद करते। अरे, सेंटिमेंट, सेंटिमेंट इज लाइफ्स वेजिटेबल, सेंटिमेंटलेस लाइफ इज अ डेजर्ट वेयर ग्रास डज नॉट ग्रो। बहन संशोधन करती कि सर डज नॉट ग्रो नहीं, डू नॉट ग्रो होना चाहिए। ग्रास सिंगुलर नहीं प्लूरल है। मैं उसके हाथ पर मुक्का मार देता कि कल ABC सीखने वाली लड़की आज मेरी अंग्रेजी दुरुस्त करती है। वह मेरे बाल पकड़ लेती कि 1 साल छोटा होकर यह लड़का बड़ी बहन के हाथ पर मुक्का मारता है। मगर जब मास्टर जी फैसला कर देते कि डू नॉट ग्रो नहीं, डज नॉट ग्रो ठीक है, तो मैं अपने अंग्रेजी की शान पर फूल उठता और बहन का चेहरा लटक जाता। हालांकि मारपीट के मामले में डांट मुझी को पड़ती। मास्टर जी के आने का समय जितना निश्चित था, जाने का समय उतना ही अनिश्चित था। वे कभी 1.5 घंटा और कभी 2 घंटे पढ़ाते रहते थे। पढ़ते पढ़ते 5 बजने को आ जाते तो मेरे लिए नाउन और एडजेक्टिव में फर्क करना मुश्किल हो जाता। मैं जम्हाइयां लेता और बार बार ऊब कर घड़ी की तरफ देखता। मगर मास्टर जी उस समय पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल जैसी चीजों के बारे में जाने क्या क्या बता रहे होते। पढ़ाई हो चुकने के बाद ये 10 मिनट हमें जीवन के संबंध में शिक्षा दिया करते थे। वे 10 मिनट बिताना मुझे सबसे मुश्किल लगता था। वे पानी के छोटे छोटे घूंट भरते और जोश में आकर सुंदर और असुंदर के विषय में जाने क्या क्या कह रहे होते और मैं अपनी कॉपी घुटनों में रखे हुए उसमें लिखने लगता। सुंदर मुंदरियो हो, तेरा कौन बेचारा हो, दुल्ला भट्टी वाला हो। बहन का ध्यान भी मेरी कॉपी पर होता, क्योंकि वह आंख के इशारे से मुझे यह सब करने से मना करती। कभी वह इशारे से धमकी देती कि मास्टर जी से मेरी शिकायत कर देगी। मैं आंखों ही आंखों में उसकी खुशामद कर लेता। जब मास्टर जी का सबक खत्म होता और उनकी कुर्सी च्या की आवाज करती हुई पीछे को हटती तो मेरा दिल खुशी से उछलने लगता।
सीढ़ियों पर खट 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 की आवाज समाप्त होने से पहले ही मैं पतंग और डोर लिए हुए ऊपर कोठे पर पहुंच जाता और आबो काटा काटा इबो का नारा लगा देता। मास्टर जी के बारे में हम ज्यादा नहीं जानते थे, यहाँ तक कि उनके नाम का भी हमें पता नहीं था। एक दिन अचानक ही वे पिताजी के पास बैठक में आ पहुंचे थे। उन्होंने कहा था कि एक भी पैसा न होने से वे बहुत तंगी में हैं, मगर वे किसी से खैरात नहीं लेना चाहते, काम करके रोटी खाना चाहते हैं। उन्होंने बताया कि उन्होंने कलकत्ता यूनिवर्सिटी से बीएल किया है और बच्चों को बंगला और पंजाबी पढ़ा सकते हैं। पिताजी हम दोनों की अंग्रेजी की योग्यता से पहले ही आतंकित थे, इसलिए उन्होंने उसी समय से उन्हें हमें पढ़ाने के लिए रख लिया। कुछ दिनों बाद वे उन्हें और ट्यूशन दिलाने लगे तो मास्टर जी ने मना कर दिया। वे हमारे घर से थोड़ी दूर एक गंदी सी गली में 4 रुपए महीने की एक कोठरी लेकर रहने लगे थे। यह वे पूछने पर भी नहीं बताते थे कि बीएल करने के बाद उन्होंने प्रैक्टिस क्यों नहीं की और घर बार छोड़कर गेरुआ क्यों धारण कर लिया। वे बस उत्तेजित से पढ़ाने आते और उसी तरह उत्तेजित से होकर उठकर चले जाते। एक दिन घड़ी ने 3 बजाए तो हम लोग रोज की तरह भागकर बैठक में पहुंच गए और दम साध कर अपनी अपनी कुर्सी पर बैठ गए। मगर काफी समय गुजरने पर भी सीढ़ियों पर खटखट की आवाज सुनाई नहीं दी। 1 मिनट, 2 मिनट, 10 मिनट, हम लोगों को हैरानी हुई, मुझे खुशी भी हुई। 4 महीने में मास्टर जी ने पहली बार छुट्टी की थी। इस खुशी में मैं अंग्रेजी की कॉपी में थोड़ी ड्राइंग करने लगा। बहन से बी और एफ हमेशा एक जैसे लिखे जाते थे, वह उनके अंतर को पकाने लगी। मगर यह खुशी ज्यादा देर न रह सकी। सहसा सीढ़ियों पर खटखट सुनाई देने लगी, जिससे हम चौंक गए और निराश भी हुए। मास्टर जी अपने रोज के कपड़ों के ऊपर एक मोटा गेरुआ कंबल लिए बैठक में पहुंच गए। मैंने उन्हें देखते ही अपनी बनाई हुई पेंटिंग फाड़ दी। वे हांफते से आकर आराम कुर्सी पर बैठ गए और 2 घुट पानी पीने के बाद पोइट्री की किताब खोलकर पढ़ाने लगे। टेल मी नॉट इन mournful numbers, life is but an empty dreams। मैंने देखा उनका सारा चेहरा एक बार पसीने से भीग गया और वे सिर से पैर तक कांप गए। कुछ देर वे चुप रहे, फिर उन्होंने गिलास को छुआ मगर उठाया नहीं। उनका सिर झुककर बाहों में आ गया, कुछ देर वहीं पड़ा रहा। उस समय मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे सामने सिर्फ कंबल में लिपटी हुई एक गांठ पड़ी हो। जब उन्होंने चेहरा उठाया तो मुझे उनकी नाक और आंखों के बीच की झुर्रियां बहुत गहरी लगी। उनकी आंखें झपती और कुछ देर बंद ही रहती, फिर जैसे प्रयत्न से खुलती। वे होठों पर जबान फेरकर फिर पढ़ाने लगते। फॉर द सोल इज डेड दैट स्लम्बर्स एंड थिंग्स आर नॉट व्हाट दे सीम। मगर उसके साथ उनका सिर फिर झुक जाता। मैंने डरी हुई सी नजर से बहन की तरफ देखा। मास्टर जी, आज आपकी तबीयत ठीक नहीं है, बहन ने कहा। आज हम और नहीं पढ़ेंगे। नहीं पढ़ेंगे, यह सुनकर मेरे दिल में खुशी की लहर दौड़ गई, मगर उस हिलती हुई गठरी को देखकर डर भी लग रहा था। मास्टर जी ने आंखें उठाई और धीरे से कुछ कहा। फिर उन्होंने पुस्तक की तरफ हाथ बढ़ाया तो बहन ने पुस्तक खींच ली। कुछ देर मास्टर जी हम लोगों की तरफ देखते रहे, जैसे हम उनसे बहुत दूर बैठे हों और वे हमें ठीक से पहचान न पा रहे हों। फिर एक लंबी सांस लेकर चलने के लिए उठ खड़े हुए। पूरे 4 सप्ताह वे टाइफाइड में पड़े रहे। उन दिनों मेरी ड्यूटी लगाई गई कि मैं कोठरी में जाकर उन्हें सूप वगैरह दे आया करूं। वैद्य जी के पास जाकर उनकी दवाई अवाई भी मुझे ही लानी होती थी। मेरा काफी समय उनकी कोठरी में बीतता। वे अपने कंबल में लिपटकर चारपाई पर लेटे हुए हाय हाय करते रहते और मैं ऊपर नीचे होते हुए कंबल के रोयों को देखता रहता। कभी मिट्टी के फर्श पर या स्याह पड़ी हुई दीवार पर उंगलियों से तस्वीरें बनाने लगता। कोठरी निहायत बोसीदा थी और उसमें चारों तरफ से पुरानी सीलन की गंध आती थी। दीवारों का पलस्तर जगह जगह से उखड़ गया था और कुछ जगह उखड़ने की तैयारी में ईंटों के आगे उभर आया था। मुझे उस पलस्तर में तरह तरह के चेहरे नजर आते। पलस्तर का कोई टुकड़ा झड़कर खप से नीचे आ गिरता तो मैं ऐसे चौंक जाता जैसे मेरी आंखों के सामने किसी मुर्दा चीज में जान आ गई हो। कभी मैं उठकर खिड़की के पास चला जाता। खिड़की में सलाखों की जगह बांस के टुकड़े लगे हुए थे। गली से उठती हुई भयानक दुर्गंध से दिमाग फटने लगता। वह गली जैसे शहर का कूड़ा घर थी।
एक मुर्गा गली के कूड़े को अपने पैरों से बिखेरता रहता और हर 8-10 मिनट के बाद जोर से बांग दे देता। मास्टर जी के पास ज्यादा सामान नहीं था, पर जो कुछ भी था उसे देखने को मेरे मन में बहुत उत्सुकता रहती थी। एक दिन जब थोड़ी देर के लिए मास्टर जी की आंख लगी, तो मैंने कोठरी के सारे सामान की जांच कर डाली। कपड़ों के नाम पर वही चंद चीथड़े थे जो हम उनके शरीर पर देखा करते थे। डंडे और कमंडल के अतिरिक्त उनकी संपत्ति में कुछ पुरानी फटी हुई पुस्तकें थीं, जिनमें से केवल भगवत गीता का शीर्षक ही मैं पढ़ सका। शेष पुस्तकें बंगला में थीं। एक पुस्तक के बीच में एक लिफाफा रखा था, जिस पर 7 साल पहले की हावड़ा और मिदनापुर की मोहरें लगी थीं। मैंने डरते डरते लिफाफे में से पत्र निकाल लिया। यह भी बंगला में था। बीच में कोई कोई शब्द अंग्रेजी का था। स्टैंडर्ड मीन्स, ओवर कॉन्फिडेंस, डिसगस्टिंग, हेल। मैंने जल्दी से पत्र वापस लिफाफे में रख दिया। पुस्तकों के अतिरिक्त कुछ पुराने और कुछ नए फुल स्कैप कागज थे, जिन पर बंगला और अंग्रेजी में बहुत कुछ लिखा हुआ था। वे कागज अभी मेरे हाथों में ही थे कि मास्टर जी की आंखें खुल गई और वे खांसते हुए उठकर बैठ गए। मैं कांपते हुए हाथों से कागज रखने लगा तो वे पहले मुस्कुराए, फिर हंसने लगे। इन्हें इधर ले आओ, वे बोले। मैं अपराधी की तरह कागज लिए हुए उनके पास चला गया। उन्होंने कागज मुझसे ले लिए और मुझे पास बिठाकर मेरी पीठ पर हाथ फेरने लगे। जानते हो इन कागजों में क्या है? उन्होंने बुखार के कारण कमजोर आवाज में पूछा। मैंने सिर हिलाया। नहीं, यह मेरी सारी जिंदगी की पूंजी है, उन्होंने कहा और उन कागजों को छाती पर रखे हुए लेट गए। लेटे लेटे कुछ देर तक उन्हें उथल पुथल देखते रहे। फिर उन्होंने उन्हें अपनी दाईं ओर रख दिया। कुछ देर वे अपने में खोए रहे और जाने क्या सोचते रहे। फिर बोले, बच्चे, जानते हो मनुष्य जीवित क्यों रहना चाहता है? मैंने सिर हिला दिया कि नहीं जानता। अच्छा, मैं तुम्हें बताऊंगा कि मनुष्य क्यों जीवित रहना चाहता है और कैसे जीवित रहता है। मैं तुम्हें और भी बहुत कुछ बताना चाहता हूं, मगर अभी तुम बहुत छोटे हो। जरा बड़े होते तो। खैर, अब भी जो कुछ बता सकता हूं जरूर बताऊंगा। तुम मेरे लिए मेरे अपने बच्चे की तरह हो। तुम दोनों दोनों ही मेरे बच्चे हो। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया। मेरा दिल बैठने लगा कि वे जो कुछ बताना चाहते हैं उसी समय न बताने लगे, क्योंकि मैं जानता था कि वे जो कुछ भी बताएंगे वह ऐसी मुश्किल बात होगी कि मेरी समझ में नहीं आएगी। समझने की कोशिश करूंगा तो कई मुश्किल शब्दों के अर्थ सीखने पड़ेंगे। मेरा अनुभव कहता था कि शब्द खुद जितना मुश्किल होता है, उसके हिज्जे में उससे भी ज्यादा मुश्किलें होती हैं। हिज्जों से मैं और ज्यादा घबराता था। मगर उस समय उन्होंने कुछ नहीं कहा, सिर्फ मेरा हाथ पकड़कर लेटे रहे। अच्छे होकर जब वे हमें फिर पढ़ाने आने लगे, तो उन्होंने कहा कि अब से वे अंग्रेजी के अतिरिक्त हमें थोड़ी थोड़ी बांग्ला भी सिखाएंगे, क्योंकि बांग्ला सीख कर ही हम उनके विचारों को ठीक से समझ सकेंगे। अब वे 3 बजे आते और 5:30 बजे तक बैठे रहते। मैं 3:30-4 बजे ही घड़ी की तरफ देखना प्रारंभ कर देता और जाने किस मुश्किल से वह सारा वक्त काटता। उनकी 2 महीने की जी तोड़ मेहनत से हम भाई बहन इतनी बांग्ला सीख पाए कि एक दूसरे को बजाय तुम के तुम ही कहने लगे। वह कहती, तुम ही मेरी कॉपी का बरका मत फाड़ो, और मैं कहता, तुम ही बकवास मत करो। हमारी इस प्रगति से मास्टर जी बहुत निराश हुए और कुछ दिनों बाद उन्होंने हमें बांग्ला सिखाने का विचार छोड़ दिया। अनुवाद के लिए अब वे पहले से भी मुश्किल पैसेज लिखाने लगे, मगर इससे सारा अनुवाद उन्हें खुद ही करना पड़ता। उस माध्यम से भी हमें बड़ी बड़ी बातें सिखाने का प्रयत्न करके जब वे हार गए, तो उन्होंने एक और उपाय सोचा। वे फुल स्कैप कागज बीच में से आधे आधे फाड़ कर उन पर दोनों और पेंसिल से अंग्रेजी में बहुत कुछ लिख कर लाने लगे। बहन के लिए वे अलग कागज लाते और मेरे लिए अलग। उनका कहना था कि वे रोज उन कागजों में हमको एक एक नया विचार देते हैं, जिसे हम अभी चाहे ना समझें, बड़े होने पर जरूर समझ सकेंगे। इसलिए हम उन कागजों को अपने पास संभाल कर रखते जाएं। पहले 6-8 दिन तो हमने कागजों को बहुत संभाल रखी, मगर बाद में उन्हें संभाल कर रखना मुश्किल होने लगा। अक्सर बहन मेरे कागज कहीं से गिरे हुए उठा लाती और कहती कि कल वह मास्टर जी से शिकायत करेगी। मैं मुंह बिचका देता,
एक दिन मैंने देखा अलमारी में सिर्फ बहन के कागज ही तह किए रखे हैं, मेरा कोई कागज नहीं है। चारों तरफ खोज करने पर भी जब मुझे अपने कागज नहीं मिले तो मैंने बहन के सब पुलिंदे उठाकर फाड़ दिए। इस पर बहन ने मेरे बाल नोच दिए, मैंने उसके बाल नोच लिए। उस दिन से हम दोनों इस ताक में रहने लगे कि कल मास्टर जी के दिए हुए एक के कागज दूसरे के हाथ में लगे कि वह उन्हें फाड़ दे। मास्टर जी से कागज लेते हुए हम चोर आंख से एक दूसरे की तरफ देखते और मुश्किल से अपनी मुस्कुराहट दबाते। मास्टर जी किसी किसी दिन अपने पुराने कागजों के पुलिंदे साथ ले आते थे और वहीं बैठकर उनमें से हमारे लिए कुछ हिस्से नकल करने लगते थे। हम दोनों उतनी देर कॉपियों पर इधर उधर के रिमार्क लिखकर आपस में कॉपियां तब्दील करते रहते। इधर मास्टर जी ये पुलिंदे हमारे हाथों में देकर सीढ़ियों से उतरते, उधर हमारी आपस में छीना झपटी आरंभ हो जाती और हम एक दूसरे के कागज को मसलने और नोचने लगते। अक्सर इस बात पर हमारी लड़ाई हो जाती कि मास्टर जी एक को 18 और दूसरे को 14 पन्ने क्यों दे गए हैं। परीक्षा में अब थोड़े ही दिन रह गए थे। पिताजी ने एक दिन हमसे कहा कि हम मास्टर जी को अभी से सूचित कर दें कि जिस दिन हमारा अंग्रेजी का बी पेपर होगा उस दिन तक तो हम उनसे पढ़ते रहेंगे, मगर उसके बाद उस दिन मास्टर जी के आने तक हम आपस में झगड़ते रहे कि हम में से कौन उनसे यह बात कहेगा। आखिर 3 बज गए और मास्टर जी आ गए। उन्होंने हमेशा की तरह घड़ी की तरफ देखा, चच चच की आवाज के साथ सिर को झटका दिया और पानी का एक घूंट पीकर पोएट्री की किताब खोल ली। हम दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और आंखें झुका ली। मास्टर जी, बहन ने धीरे से कहा। उन्होंने आंखें उठाकर उसकी तरफ देखा और पूछा कि क्या बात है, उसकी तबीयत तो ठीक है। बहन ने एक बार मेरी तरफ देखा, मगर मेरी आंखें जमीन में धंसी रहीं। मास्टर जी, पिताजी ने कहा है, और उसने रुकते रुकते बात उन्हें बता दी। क्या मैं नहीं जानता? माथे पर त्योरियां डालकर सहसा उन्होंने कड़े शब्दों में कहा। मुझे यह बताने की क्या जरूरत थी? और वे जल्दी जल्दी कविता की पंक्ति पढ़ने लगे। Shades of night were falling fast when through an alpine village passed a youth। सहसा उनका गला भर्रा गया। उन्होंने जल्दी से 2 घूंट पानी पिया और फिर से पढ़ने लगे। Shades of night were falling fast। उस दिन पहली बार उन्होंने जाने का समय जानने के लिए भी घड़ी की तरफ देखा। पूरे 4 बजते ही वे कागज समेटते हुए उठ खड़े हुए। अगले दिन आए तो आते ही उन्होंने हमारी परीक्षा की डेट शीट देखी और बताया कि जिस दिन हमारा बी पेपर होगा उसी दिन वे यहाँ से चले जाएंगे। उन्होंने निश्चय किया था कि वे कुछ दिन जाकर गरुड़ चट्टी में रहेंगे, फिर उससे आगे घने पहाड़ों में चले जाएंगे, जहां से फिर कभी लौट कर नहीं आएंगे। उस दिन उनसे पढ़ते हुए न जाने क्यों मुझे उनके चेहरे से डर लगता था। हमारा बी पेपर हो गया। मास्टर जी में कांपते हाथों से हमारा पर्चा देखा। उन्होंने जो जो कुछ पूछा मैंने उसका सही जवाब बता दिया। मैं हाल से निकलकर हर सवाल के सही जवाब का पता कर आया था। बहन जवाब देने से अटकती रही। मास्टर जी ने मेरी पीठ थपथपाई, पानी पिया और चले गए। मगर शाम को वे फिर आए। पिताजी से उन्होंने कहा कि वे जाने से पहले एक बार बच्चों से मिलने आए हैं। हम दोनों को अंदर से बुलाया गया। मास्टर जी ने हमसे कोई बात नहीं की, सिर्फ हमारे सिर पर हाथ फेरा और अच्छा कहकर चल दिए। हम लोग उनके साथ साथ ड्योढ़ी तक आए। वहां रुककर उन्होंने मेरी ठोड़ी को छुआ और कहा, अच्छा मेरे बच्चे। और कांपते हाथ से उन्होंने किसी तरह अपना भूरा सा फाउंटेन पेन जेब से निकाला और मेरे हाथ में दे दिया। रख लो, रख लो। उन्होंने ऐसे कहा जैसे मैंने उसे लेने से इनकार किया हो। बहुत अच्छा तो नहीं है, मगर काम करता है। मुझको अब इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम अपने पास रख छोड़ना या फेंक देना। उनकी आंखें भर आई थीं, इसलिए उन्होंने मुस्कुराने का प्रयत्न किया और मेरा कंधा थपथपाकर खट-खट सीढ़ियां उतर गए। बहन स्पर्धा की दृष्टि से मेरे हाथ में उस फाउंटेन पेन को देख रही थी। मैंने उसे अंगूठा दिखाया और पेन खोलकर उसके निब की जांच करने लगा, मगर उसके कुछ दिन बाद ही वह निब मुझसे टूट गया और फिर वह पेन भी जाने कहां खो गया। तो ये थी आज की कहानी वारिस। आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा। मोहन राकेश एक अलग तरह की विधा के कहानीकार हैं।
आपको कहानी कैसी लग रही है मुझे ज़रूर बताइएगा। होती है अगली कहानी में फिर मुलाकात, तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।